बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम की एक विशाल और समृद्ध नगरी थी, जहां महाराज यशवंत का शासन था। उनका नाम ही लोगों के लिए भरोसे का पर्याय बन चुका था। वे न केवल शक्ति और वैभव से संपन्न थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। महाराज यशवंत का मानना था कि राजा केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाला शासक नहीं, बल्कि जनता का सबसे बड़ा सेवक होता है। उनके दरबार में हर दिन न्याय होता था। किसी की जमीन छीनी गई हो, किसी अनाथ बच्चे की सहायता करनी हो, या किसी गरीब को भोजन चाहिए हो, महाराज खुद आगे आते थे। उनकी नीतियों के कारण देवगढ़ में न कोई भूखा सोता था, न कोई अनाथ रह जाता था, और न ही कोई अन्याय सहता था। लेकिन महाराज यशवंत की असली महानता लोगों को तब पता नहीं चलती थी जब वे दरबार में होते थे, बल्कि तब जब वे रात के अंधेरे में गुप्त वेश में नगर भ्रमण पर निकलते थे। हर रात जब महल की ऊंची दीवारों के भीतर सभी दीपक बुझ जाते और शहर चांदनी में डूबा होता, तब महाराज अपने राजसी वस्त्र त्याग देते। वे साधारण धोती कुर्ता पहनते, चेहरे पर हल्की धूल मल लेते और महल के पिछले गुप्त द्वार से बाहर निकल जाते। उन्हें देखकर कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था। वे कभी एक बूढ़े भिक्षुक लगते, कभी एक थका हारा किसान। वे गलियों में घूमते, चुपचाप लोगों की बातें सुनते, किसी गरीब की आह सुनते तो किसी मां की ममता भरी पुकार। उन्हें देखकर किसी को अंदाज भी नहीं होता कि यह वही सम्राट है जिनकी चर्चा दूर दूर तक होती है। महाराज का एक ही सिद्धांत था, जिस राजा को अपने राज्य की गलियां, झुग्गियां और दुख भरे कोने न दिखें, वह राज करना नहीं, केवल राजभोग कर रहा है। उनके गुप्त भ्रमण का उद्देश्य था स्वयं जानना कि उनके राज्य में क्या घट रहा है, कौन दुखी है, कहां अन्याय हो रहा है और किन जरूरतों पर दरबार की आंखें नहीं पहुंच रहीं। हर भोर जब वह अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे हुए दुखों और अन्यायों का निवारण शुरू हो जाता। जनता समझ नहीं पाती थी कि उनके राजा को हर समस्या की जानकारी इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। केवल कुछ खास मंत्रीगण ही जानते थे इस गूढ़ रहस्य को कि देवगढ़ का सम्राट खुद गुप्तचर बनकर गलियों में उतरता है। एक शीतल चांदनी रात थी। नगर की गलियां निस्तब्ध थीं, हवा में हल्की ठंडक थी और महल के भीतर हर कोई गहरी नींद में था। महाराज यशवंत आज भी अपनी आदत के अनुसार भेष बदलकर नगर में निकले। उनकी नजरें हर मोड़, हर छाया पर थीं। वे किसी दुखी की आह सुनने को आतुर थे। लेकिन इस रात नियति ने उन्हें कुछ और सुनने के लिए भेजा था। जब वे एक अंधेरी और संकरी गली से गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे चौंके। एक गली के कोने में चार छायाएं आपस में बात कर रही थीं। महाराज ने धीरे से एक दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातों को सुनना शुरू किया। वो चार कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे। फकीरा, बूढ़ा सा लेकिन चालाक; चमन, तीखे नैनों वाला तेज चोर; अंगारू, छोटा, हट्टा कट्टा और शातिर; रतन, लंबा, गंभीर और रहस्यमय स्वभाव का। वे अगली बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे और इस बार उनका निशाना था देवगढ़ का सबसे धनी व्यापारी, या शायद खुद राजमहल। चमन ने फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। पिछली बार जो गड़बड़ हुई वैसी चूक नहीं होनी चाहिए। रतन बोला, राजा ने अब गुप्तचर बढ़ा दिए हैं। सुना है वह खुद भी भेष बदलकर गलियों में घूमता है। तभी अंगारू हंस पड़ा, राजा, वह तो महल में रेशमी गद्दे पर सो रहा होगा, हमें रोक पाएगा। महाराज सब कुछ सुन रहे थे। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि नगर में हाल की सभी चोरियों के पीछे यही गिरोह है। रात्रि गहराती जा रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। गली वीरान थी। सम्राट ने अब और देर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी चाल में परिवर्तन किया, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाई और एक थके हारे मुसाफिर की तरह उन चारों के पास पहुंच गए। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, ये रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? चारों चोर एकदम सतर्क हो गए। अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज से चौंक उठे, लेकिन जब देखा कि वह एक साधारण सा व्यक्ति है, धूल से भरा चेहरा, मैले कपड़े, झुका शरीर, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। रतन ने घूरते हुए पूछा, तू कौन है बे, और क्या लेना देना है तुझसे? सम्राट मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, मैं भी तो तुम्हारी बिरादरी का हूं। किस्मत ने धोखा दिया, वरना अभी किसी महल में बैठा होता। बहुत हाथ मारे हैं जमाने में, लेकिन अब अकेले कुछ नहीं होता, इसलिए साथ ढूंढ रहा हूं। फकीरा ने संदेह भरे स्वर में पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है
तो कोई बड़ा कारनामा सुना? सम्राट ने गहरी सांस ली और बोले, कारनामा नहीं बताऊंगा, दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने तक भी गया था, बस पकड़ा गया, वरना। चमन हंस पड़ा। वाह उस्ताद, शाही खजाना, तू तो बड़ी ऊंची उड़ान भरता है। रतन बोला, अगर तू इतना ही बड़ा उस्ताद है तो सबूत दिखा। सम्राट बोले, भाइयों, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। आज की रात अपने साथ ले चलो, अगर भरोसे के लायक निकला तो अपने साथ रख लेना। चारों चोर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर फकीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अब जब सम्राट इन चोरों के बीच एक नया साथी बन चुके थे तो उन्होंने बातों बातों में पूछा, भाइयों, जब हम एक बड़ा हाथ मारने निकले हैं तो यह जानना जरूरी है कि हम में से कौन क्या कर सकता है। चारों चोर पहले थोड़े सतर्क हुए, फिर एक एक कर अपने हुनर गिनाने लगे। फकीरा बोला, मेरे पास है एक ऐसी सूंघने की शक्ति कि मैं किसी भी गंध से बता सकता हूं कि सोना, चांदी, हीरे मोती कहां छिपे हैं। मैं खजाने की महक सूंघ सकता हूं। राजा ने मन ही मन सोचा, ये अगर मेरे खजाने की रक्षा करे तो कोई भी चोर पास न फटके। चमन बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं। कोई कुत्ता भौंके, बिल्ली म्याऊं करे या घोड़ा हिनहिनाए, मैं उनकी चेतावनी समझ लेता हूं। अगर किसी गली में खतरा है तो जानवर पहले बता देते हैं। राजा मुस्कुराए, यह गुण तो गुप्तचरी में काम आएगा। अंगारू बोला, मैं किसी भी ताले को खोल सकता हूं, चाहे वो लोहे का हो, पीतल का हो या राजमहल का सबसे बड़ा ताला। मेरे हाथ में ये नन्ही सी तार है और ये किसी भी दरवाजे को पलक झपकते खोल देती है। सम्राट ने मजाक में कहा, ताले नहीं, किस्मत के दरवाजे खोलते हो तुम। रतन बोला, मेरा गुण सबसे निराला है। अगर मैं किसी को एक बार अंधेरे में देख लूं तो वह लाख भेष बदल ले, मैं उसे पहचान ही लेता हूं। राजा स्तब्ध रह गए। यह तो अद्भुत शक्ति है, यही तो असली प्रहरी बन सकता है। राजा ने भीतर ही भीतर निश्चय कर लिया, ये चारों अपराधी जरूर हैं, पर इनके पास ऐसे गुण हैं जो अगर सही दिशा में लगाए जाए तो ये राज्य के रक्षक बन सकते हैं। तभी राजा बोले, भाइयों, जब हमारी टोली इतनी गुणी है तो आज की रात का शिकार क्या है? फकीरा ने आंखों में चमक लिए कहा, इस बार सीधा राजमहल का खजाना। राजा ने कहा, तो फिर चलो। पर रतन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तूने तो अब तक अपने हुनर के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तू क्या कर सकता है? राजा ने रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अगर हम कभी पकड़े जाएं तो मेरी एक नजर का इशारा ही हमें बचा सकता है, सज्जा भी टल सकती है। मेरी आंखों में वो शक्ति है। चारों चोर हंस पड़े। अगर ये सच है तो तू हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। राजा मन ही मन मुस्कुराए। जाल पूरी तरह बिछ चुका था। अब रात अपने शिखर पर थी। सम्राट यशवंत और चारों चोर, फकीरा, चमन, अंगारू और रतन एक टोली बनाकर धीरे धीरे नगर की गलियों से गुजरते हुए महल की ओर बढ़ रहे थे। चांदनी रात में नगर की हवाएं जैसे उनकी चाल पर नजर रखी थीं। अंधेरी छायाएं दीवारों पर लहराते से प्रतीत हो रही थीं, जैसे कोई रहस्य पास चल रहा हो। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सब रुक गए। फकीरा ने चमन की ओर देखा। भाई, जरा सुनो, ये कुत्ता क्या कह रहा है? कोई खतरा है क्या? चमन ने ध्यान से सुना, फिर अचानक उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह बोला, ये कुत्ता कह रहा है, हमारे साथ इस समय देवगढ़ का सम्राट चल रहा है। क्षण भर को सन्नाटा छा गया। रतन चौंका। क्या बक रहा है तू? अंगारू हंस पड़ा। अरे यह क्या पागलपन है? राजा हमारे साथ चोरी में शामिल होगा। वह तो रेशमी गद्दे पर सो रहा होगा इस समय। बाकी सब भी हंस पड़े। चमन बोला, मैंने वही सुना जो उसने कहा। शायद उसका मतलब किसी और से रहा हो। सम्राट ने मुस्कुराते हुए बात संभाली। भाइयों, मुझे लगता है यह कुत्ता भूखा है। भूख में आदमी क्या, जानवर भी उल्टा सीधा बोलने लगता है। सबने हामी भरी। डर और हंसी का मिश्रण माहौल को हल्का कर चुका था। अब वे महल के पिछले रास्ते से एक गुप्त दीवार के पास पहुंचे, जहां से कभी कोई चोर अंदर नहीं घुस पाया था। फकीरा जमीन पर झुका, मिट्टी सूंघी और मुस्कुराया। खजाना अब दूर नहीं, इसकी गंध इस तरफ से आ रही है। वह सबसे आगे चल पड़ा। दीवार के भीतर एक विशाल द्वार था, जिस पर भारी ताला जड़ा था। अब अंगारू की बारी थी। वह आगे आया, जेब से अपनी पतली जादुई तार निकाली और ताले में डाल दी। उसकी उंगलियां नृत्य करने लगीं। चटाक, ताला खुल चुका था। कहां था ना, कोई ताला मेरे सामने नहीं टिकता, अंगारू ने गर्व से कहा। दरवाजा धीरे से खुला। चारों ओर सन्नाटा था। वे अंदर दाखिल हुए।
अब वे उस कक्ष में पहुंच चुके थे जहां देवगढ़ का राज्य खजाना रखा था, और जो उन्होंने देखा उसकी चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। चारों ओर स्वर्ण मुद्राएं थीं, हीरे मोती थे, रत्न जड़े मुकुट और आभूषण, बहुमूल्य धरोहरें। चारों चोर लालच में डूब गए। भाइयों, अब तो जीवन भर की चिंता खत्म, अंगारू बोला। अब तो बस ऐश ही ऐश है, चमन चिल्लाया। सब अपने झोले भरने में लग गए। कोई स्वर्ण मुद्राएं, कोई रत्न, कोई आभूषण। सम्राट भी उनके साथ साथ झुककर दिखा रहे थे कि वे भी भर रहे हैं, लेकिन उनकी मुस्कान किसी और उद्देश्य की थी। वो देख रहे थे किसका लालच कितना गहरा है, कौन क्या उठाता है और कैसे हर कोई अपने लोभ में डूबा है। फिर राजा ने एक एक चोर से बात की। अगर फिर कभी ऐसा मौका आए, कहां मिलोगे भाई? राजा ने सहजता से पूछा। फकीरा बोला, मैं तो बाजार के पास वाली सराय के बगल में ही रहता हूं, वहां मिल जाना। अंगारू बोला, मैं पुरानी भट्टी के पास रहता हूं, वही जो नदी किनारे है। चमन बोला, मुझे हर शाम मंदिर के पीछे वाले पीपल के नीचे मिल जाएगा। रतन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं अपने ठिकाने नहीं बदलता। शहर की सीमा के पास जो पुराना खंडहर है, वही मेरा ठिकाना है। राजा ने मुस्कुराकर सबके नाम और पत्ते मन में बिठा लिए। लो, ये थैली तुम्हारे लिए। फकीरा ने राजा की ओर एक झोला बढ़ाया। राजा बोले, नहीं भाइयों, मैं तो यूं ही साथ आ गया था, ये दौलत मेरी किस्मत में नहीं। चारों बोले, तो हमें क्या, तुम्हारा हिस्सा भी हम ही बांट लेंगे। राजा मुस्कुराए। योजना अब पूरी हो चुकी थी। सुबह का सूरज निकला, देवगढ़ में हड़कंप मच चुका था। राजमहल का खजाना लुट गया। यह खबर आग की तरह फैली। दरबार में मंत्री, सेनापति, सलाहकार सभी एकत्र हो गए। कोई कह रहा था, यह बाहरी गिरोह का काम है। कोई बोला, महल के अंदर किसी की मिली भगत है। पर किसी के पास ठोस उत्तर नहीं था। तभी सम्राट सिंहासन पर खड़े हुए और बोले, मुझे भली भांति पता है कि यह कार्य किसका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वे चार हैं, फकीरा, चमन, अंगारू और रतन, और मैं जानता हूं वे कहां रहते हैं। सब स्तब्ध। सम्राट ने सैनिकों को पते दिए, खुद वही पते जो चारों ने रात में बताए थे। कुछ ही देर में चारों को पकड़कर दरबार में लाया गया, रस्सियों से बंधे, डरे हुए। रतन ने सम्राट के चेहरे की ओर देखा, कुछ पल तक स्थिर रहा और फिर घबरा गया। यही था हमारे साथ, वही चाल, वही आंखें, यही पांचवा साथी था। बाकी चोर पहले हंसे, पागल हो गया है तू। पर रतन बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं, यह वही आदमी है। मैं अंधेरे में किसी को एक बार देख लूं तो फिर नहीं भूलता। अब पूरा दरबार स्तब्ध था। दरबार में सन्नाटा था। रतन की बात सुनते ही सबकी आंखें राजा की ओर टिक गईं। कुछ मंत्रियों की सांसें थम गईं। क्या यह सच है? क्या उनका महाराज स्वयं चोरों के साथ? तभी महाराज यशवंत ठहाका मारकर हंसे, एक ऐसी गूंजदार हंसी जो महल की दीवारों से टकराकर पूरे वातावरण में फैल गई। फिर उन्होंने हाथ उठाया, सिपाहियों को इशारा किया। चारों चोरों की रस्सियां खोल दी गईं। अब तो दरबार में जैसे विस्फोट हो गया। मंत्रियों के चेहरे पर हैरानी थी, सैनिक स्तब्ध थे और चारों चोर तो भय से कांपने लगे थे। महाराज बोले, इन लोगों को पकड़वाने का उद्देश्य इन्हें दंड देना नहीं था। मैं जानता था कि ये चोर हैं, लेकिन मैं यह भी जानता था कि इनके पास ऐसे गुण हैं जो मेरे राज्य के लिए वरदान बन सकते हैं। पूरे दरबार ने अविश्वास से उनकी ओर देखा। मैं स्वयं इनके साथ गया, इनसे मिला, इनके गुणों को जाना। फकीरा की गंध शक्ति, चमन की पशु भाषा, अंगारू की ताला खोलने की कला और रतन की पहचान शक्ति, ये सब अद्वितीय हैं। मैं यह जानना चाहता था कि क्या ये लोग सिर्फ चोर हैं या ये अपने अपराधों से ऊपर उठ सकते हैं। चारों चोर अब तक कांप रहे थे। वे सम्राट के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महाराज, हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचानने में भूल की। हमें एक अवसर दें, हम अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहते हैं। राजा ने कहा, मनुष्य की पहचान उसके अतीत से नहीं होती, उसके वर्तमान और भविष्य से होती है। अगर तुम्हारे भीतर ये शक्तियां हैं तो उन्हें चोरी में नहीं, सेवा में लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में एक दूसरा अवसर मिलना चाहिए। तुम चारों अब मेरे राज्य के लिए काम करोगे। राजा ने तत्काल चारों को उनके गुणों के अनुसार नई जिम्मेदारियां सौंपी। फकीरा, जो खजाने की गंध से पहचान कर सकता था, उसे बनाया गया राज्य खजाने का सुरक्षा प्रमुख। अब उसकी सूंघने की शक्ति का उपयोग चोरी रोकने में होता। चमन, जो पशु भाषा समझता था,
उसे नियुक्त किया गया शाही अस्तबल का निरीक्षक, ताकि वह हाथियों, घोड़ों और पशु सेना की देखरेख कर सके। अंगारू, जो किसी भी ताले को खोल सकता था, उसे बनाया गया गुप्तचर विभाग का वरिष्ठ अधिकारी। अब उसकी कला राज्य के शत्रुओं के किले खोलने में लगती थी। रतन, जिसकी दृष्टि अंधेरे में भी पहचान लेती थी, उसे बनाया गया राजमहल सुरक्षा का मुख्य प्रहरी। अब उसकी नजरों से कोई शत्रु छिप नहीं सकता था। समय बीतता गया। देवगढ़ की जनता जान गई कि वह राजा सिर्फ तलवार से नहीं, दृष्टि और दया से शासन करता है। जो 4 चोर पहले नगर के लिए सिरदर्द थे, अब वे ही राज्य के सबसे विश्वसनीय रक्षक बन गए। उनकी कहानी नगर की गलियों में गूंजने लगी। बच्चों को सुनाई जाने लगी यह बात कि अगर किसी को उसकी काबिलियत के आधार पर देखा जाए तो वह अंधेरे से उजाले में आ सकता है। महाराज यशवंत सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में शांति थी, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, दंड देना आसान है, पर किसी को दिशा देना, यही असली नेतृत्व है। जो किसी के दोषों को नहीं, गुणों को पहचानता है, वही सच्चा सम्राट होता है। हर इंसान में कोई न कोई खूबी होती है। अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो वह अपराधी नहीं, आदर्श नागरिक बन सकता है। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को उत्थान की ओर ले जाना, न कि केवल दंड देना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहां हर मोड़ पर एक सीख होती है और दिल को छू लेने वाली बात। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।